डॉक्टर सुरेंद्र कुमार भार्गव, सहाचार्य ABSD, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत आज अपन एक नए अध्याय में कंपनी अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। कंपनी अंकेक्षण में अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी के बारे में जानते हैं। आओ चलो। किसी भी देश के आर्थिक विकास में कंपनी रूपी व्यापारिक संगठन का विशेष महत्व रहा है। कंपनी की सफलता पर देश की आर्थिक प्रगति निर्भर करती है। अतः कंपनी के बाह्य एवं आंतरिक कार्यों के नियमन के लिए सभी विकसित देशों में विधान बने हुए हैं। हमारे देश में भी समय समय पर कई विधान बने हैं, लेकिन वर्तमान समय में कंपनी विधान 2013 चल रहा है। कंपनी के अंकेक्षण का नियमन प्रमुख रूप से इसी कंपनी विधान 2013 द्वारा किया जाता है। अंकेक्षण प्रारंभ करने से पूर्व की तैयारी में अपने ये पॉइंट्स होंगे। नंबर 1, अंकेक्षक की नियुक्ति। अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि वह उस कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किए जाने के योग्य है जिन व्यक्तियों ने उसे नियुक्त किया है। वे कंपनी विधान 2013 के द्वारा ऐसा करने के अधिकारी हैं अथवा उसकी नियुक्ति कंपनी विधान में वर्णित विधि के अनुसार की गई है। अंकेक्षक को अपनी नियुक्ति से संबंधित उन सब कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए जिनका कंपनी विधान एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में वर्णित किया गया है। कुल मिलाकर अंकेक्षक को ये देखना चाहिए कि उसकी नियुक्ति नियमानुसार है अथवा नहीं। नियुक्ति के संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए कंपनी अंकेक्षक में अपन ये जानते हैं। नंबर 2, कंपनी के व्यवसाय का स्वभाव। प्रत्येक व्यवसाय की कुछ तकनीकी विशेषताएं होती हैं जो उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। अतः अंकेक्षक को यह नोट करना चाहिए कि व्यवसाय में किस प्रकार का सामान खरीदा और बेचा जाता है, रोकड़ प्राप्तियां खर्चे के स्रोत क्या हैं और व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का स्वभाव क्या है। व्यवसाय की तकनीकी विशेषताओं पर ही अंकेक्षण का कार्यक्रम निर्भर करेगा। नंबर 3 आते हैं अपन वित्तीय व्यापारिक वर्ष। तो व्यापारिक वर्ष के बारे में जानकारी क्या होगी। अंकेक्षक को अपनी नियुक्ति के फौरन बाद यह भी देखना चाहिए कि कंपनी का व्यापारिक वर्ष कब समाप्त होता है, क्योंकि बहुत से कार्य व्यापारिक वर्ष के अंतिम दिन करने होते हैं, जैसे कि रोकड़ एवं प्रतिभूतियों की जांच, स्टॉक की गणना का निरीक्षण इत्यादि। नंबर 4, संचालक मंडल के बारे में जानकारी। अंकेक्षक को संचालक मंडल के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। प्रत्येक संचालक के विषय में उसका नाम, पता, व्यवसाय, नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति की अवधि, समाप्त होने की तिथि आदि बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट आता है अपना प्रबंध के विषय में जानकारी। अंकेक्षक को यह जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि कंपनी का प्रबंध संचालक अथवा प्रबंधक में से किसके हाथ में है। कंपनी विधान 2013 की धारा
196 के अनुसार कंपनी का प्रबंध इनमें से किसी एक को सौंपा जा सकता है। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इस धारा का पालन किया गया है। अंकेक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का प्रबंधक या प्रबंध संचालक व्यक्ति ही हो सकता है। नंबर 6, पार्षद नियम व अंतर नियमों की जानकारी। अंकेक्षक को कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों से उन नियमों का ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए जिनका कंपनी के लेखों से संबंध है। 7वां पॉइंट आता है अपना क्रय विवरण का अध्ययन। कंपनी विधान 2013 की धारा 2 उपधारा 70 के अनुसार क्रय विवरण एक ऐसे प्रलेख को कहते हैं जिसका क्रय विवरण की तरह निगमन या वितरण किया जाए और उसमें ऐसी सूचना, परिपत्र, विज्ञापन अथवा प्रलेख शामिल होते हैं जिसके द्वारा जनता को कंपनी के अंशों अथवा ऋण पत्रों के क्रय के लिए आमंत्रित किया जाए। अतः क्रय विवरण कंपनी द्वारा अंश अथवा ऋण खरीदने के लिए जनता को दिया गया निमंत्रण होता है। इन सब बातों से अंकेक्षक के इन सब बातों में से अंकेक्षक के लिए महत्वपूर्ण होती है जो कि क्रय विवरण में शामिल होती है, वे इस प्रकार से है। नंबर 1, शुद्ध अधिमान अंशों का निगमन किया जा रहा हो तो उनकी संख्या, शोधन की तिथि एवं विधि। नंबर 2, कंपनी की न्यूनतम प्रार्थित पूंजी। नंबर 3, अंशों के आवेदन व बंटन पर देय राशि। नंबर 4, उन व्यक्तियों के नाम व पते जिनसे कंपनी ने कोई संपत्ति खरीदी हो, इसका विवरण। संपत्तियों का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा, यथा नकद, अंशों या ऋण पत्रों के द्वारा। 5वीं बात कह सकते हैं हम, नकद रुपयों के अलावा अन्य प्रतिफल के बदले पिछले वर्षों में निगमित अंशों या ऋण पत्रों की राशि। नंबर 6, यदि कंपनी ने कोई व्यापार खरीदा है तो उसके पिछले 3 वर्षों के लाभ। 7वां, अभिभावकों को दिया गया या दिया जाने वाला कमीशन तथा दलाली। 8वीं बात कह सकते हैं हम इस क्रय विवरण के बारे में, प्रारंभिक व्यय की रकम। 9वीं, प्रवर्तकों को दी जाने वाली राशि एवं उनसे प्राप्त प्रतिफल। 10वीं कह सकते हैं हम, यदि बट्टे पर अंश जारी किए गए हैं तो बट्टे की दर। 11वीं बात है, कंपनी द्वारा खरीदी गई संपत्तियों में यदि प्रवर्तकों अथवा संचालकों को कोई हित हो तो उसका वर्णन। और लास्ट में कह सकते हैं अंशों के हस्तांतरण की राशि एवं प्रतिबंध आदि। ये बातें क्रय विवरण में शामिल की जाती। 8वां पॉइंट आता है अपना मेन, पुस्तकों की सूची प्राप्त करना। तो कंपनी की पुस्तकों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, लेखा पुस्तकें। कंपनी विधान 2013 की धारा 128 के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को अपने प्रधान कार्यालयों पर लेखों से संबंधित वे समस्त पुस्तकें रखी जानी चाहिए जो कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उस कंपनी के लेखों का उचित एवं सत्य प्रस्तुतिकरण कर सके। यदि उस कंपनी की कोई शाखा अथवा शाखाएं हैं तो उनके मध्य समस्त व्यवहारों के लेखे करने के लिए प्रधान कार्यालय तथा शाखा पर अर्जित विधि के आधार पर दोहरा लेखा विधि के आधार पर पुस्तकें रखी जानी चाहिए। दूसरी कह सकते हैं वैधानिक पुस्तकें, स्टैट्यूटरी बुक्स। कंपनी विधान के अंतर्गत कंपनी को बहुत से रजिस्टर तथा पुस्तकें रखना अनिवार्य है
इन्हें वैधानिक पुस्तकें कहते हैं। और तीसरी आती है सम्मानार्थ पुस्तकें, मेमोरेंडम बुक। प्रत्येक कंपनी को अपने कार्य के संबंध में बहुत सी ऐसी पुस्तकें रखनी होती हैं जिनका विधान द्वारा रखा जाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कंपनी का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए वे आवश्यक हैं। इन्हें सम्मानार्थ पुस्तकें कहते हैं, जैसे माल आगमन पुस्तक, गुड्स इनवर्ड बुक्स, गुड्स आउटवर्ड बुक, ऑर्डर रिसीट बुक, ऑर्डर प्लेस्ड बुक या तथा अन्य मेमोरेंडम पुस्तकें इसके उदाहरण हैं। मुख्य 9वां पॉइंट आता है कर्मचारियों की सूची एवं कर्तव्य वितरण का ज्ञान प्राप्त करना। अंकेक्षक तथा कंपनी के लेखा कार्य में लगे विभिन्न लोगों के नाम व उनमें कार्य का विवरण प्राप्त कर लेना चाहिए। कंपनी सचिव के संबंध में भी उसका नाम, पता, योग्यता आदि की बातों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। 10वां पॉइंट है आंतरिक नियंत्रण के विषय में जानकारी प्राप्त करना। अंकेक्षक को आंतरिक नियंत्रण के विषय में कंपनी से विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। विशेष तौर से उस आंतरिक अंकेक्षण और आंतरिक निरीक्षण के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इसका अध्ययन करके ये देखना चाहिए कि इन पर किस सीमा तक निर्भर रहा जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है पिछले अंतिम खाते एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन को प्राप्त करना। यदि कंपनी नई नहीं है और पिछले वर्ष के हिसाब किताब का अंकेक्षण किसी अन्य व्यक्ति ने किया है, तो अंकेक्षक को कंपनी से पिछले वर्ष का अंकेक्षित लाभ हानि वितरण एवं चिट्ठा प्राप्त करना चाहिए और अंकेक्षक का प्रतिवेदन भी प्राप्त करना चाहिए। इसमें यदि कोई महत्वपूर्ण बातें हों तो उन्हें भी नोट कर लेना चाहिए। यदि पिछले वर्ष के हिसाब किताब का अंकेक्षण भी उसी ने किया था तो पिछले वर्ष की अपनी नोटबुक निकाल कर पढ़ना चाहिए और उसकी उन बातों को नोट कर लेना चाहिए जिनका इस वर्ष के अंकेक्षण में महत्व हो। अब ये बातें उपरोक्त प्रकार से तैयार होने के पश्चात अंकेक्षण को अपने कार्य के संबंध में योजना बनाना और अंकेक्षण का कार्य शुरू करना चाहिए। यह आज अपनी चर्चा का विषय था जो पूर्ण हुआ।